हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका कोच मेंटर वाईके त्रिपाठी फ्रॉम वाईके त्रिपाठी क्लासेस कोलकाता एंड दिस पर्टिकुलर क्लास इज फॉर सीएमए इंटरमीडिएट एक्सक्लूसिव बैच। तो क्या बोलती पब्लिक, कैसा लग रहा है आपको सारा क्लास करके? हमने बहुत सारे क्लासेस आपको ऑलरेडी सेंड कर दिए हमारे डीटीएच में, और हमारी पूरी टीम, एडमिन टीम हो या फिर हमारी टीचिंग टीम हो, वो सभी की सभी मतलब सभी के सभी लोग आपके साथ पूरे तरीके से लगे हुए हैं। और आप वो सभी लोग चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में अच्छे तरह से प्रोग्रेस करें। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए और प्लीज 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 सब कोई मिलकर के, अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं देख रहे, ये वीडियो हमारे डीटीएच में देख रहे हैं पर्सनल वाले में, तो प्लीज दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा वो लिंक जो लिंक आपको यूट्यूब का दिया हुआ है। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर है जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस, और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में थोड़ी सी थ्योरी एंड थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, और ये चैप्टर इतना सिंपल और इजी है, मैं क्या बताऊं आपको, सच में बता ही नहीं पा रहा हूं, इतना सिंपल और इजी है। ये करके दिखाऊंगा मैं आपको, और फिर आप कहेंगे यस भैया ये सच में बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में पर्टिकुलरली हमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को ही पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए, और आज का सेशन जो है अपना हम आगे बढ़ाते हैं, और फिर इस पर बात करते हैं क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर हम। तो हमारे टारगेट्स में क्या क्या है? हमारे टारगेट्स में पहले इंट्रोडक्शन, जिसमें हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, फीचर्स पढ़ेंगे, लिमिटेशन पढ़ेंगे, और ऑब्जेक्टिव्स वगैरह भी पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास है फॉर्मेट की, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट हमारे इस सीएमए इंटरमीडिएट लेवल में कैसा होगा और किस तरह से हमें डील करना होगा। प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो हमारे इंस्टीट्यूट के प्रॉब्लम्स हैं, यूआईपीज हैं, वो सारे के सारे पढ़ेंगे हम। आइए सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन। ट्रायल बैलेंस होता क्या सर? सबसे पहला हम काम करते हैं क्या, जर्नल एंट्री पास करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम जर्नल एंट्री में हम जर्नल एंट्री के बाद हम लेजर पोस्टिंग करते हैं। अच्छा, जर्नल एंट्री के बाद हम लेजर पोस्टिंग करते हैं, और उस लेजर पोस्टिंग के ठीक पहले हम पास करते हैं सब्सिडियरी बुक में एंट्रीज। मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगा सब्सिडी को, कि हम बेसिक वाले क्लासेस अभी नहीं पढ़े हैं यहाँ पर। मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पहले मैं उसको कवर कर रहा हूँ, फिर उसके बाद कुछ और कवर करूंगा। सब्सिडियरी बुक्स में एंट्रीज पढ़ेंगे। एंट्रीज पढ़ने के बाद में हम लेजर पोस्टिंग करते हैं, मतलब इस इस स्टेज के बाद में हम क्या करते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं। और लेजर पोस्टिंग के ठीक बाद क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं हम? ट्रायल बैलेंस इसलिए बनाते हैं कि हमने जो भी सब्सिडियरी बुक में एंट्री पास करी है, या तो इसमें, या तो हमने जो भी लेजर जर्नल एंट्री पास करी है, या फिर हमने जो भी लेजर पोस्टिंग किया, वो सब कुछ ठीक है एक्यूरेट हुआ है या नहीं हुआ है। एक्यूरेट हुआ है या नहीं हुआ है, हम इसकी जांच करते हैं यहां पर। और बेसिकली हम ये भी जांच करते हैं कि सभी के सभी लेजर्स सभी के सभी लेजर्स के बैलेंसेस ठीक ठीक निकाले गए हैं कि नहीं निकाले गए हैं। इसका मतलब है कि हम जो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उस ट्रायल बैलेंस से अरिथमेटिकल एक्यूरेसी हम चेक करते हैं। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, सर ये अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? देखिए, ट्रायल का मतलब क्या होता है, जांचना, और बैलेंस का मतलब क्या होता है, बैलेंसेस।
तो बैलेंसेस को जांचने की प्रक्रिया को हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। तो हमारे लेजर के द्वारा जितने भी बैलेंसेस निकले हैं, उन सभी बैलेंसेस को हम चेक करते हैं कि क्या वो सभी बैलेंसेस ठीक है कि नहीं है। सर अब अगर वो सभी बैलेंसेस ठीक होंगे तो ट्रायल बैलेंस हमारा मैच कर जाएगा, टैली करेगा। अच्छा, ट्रायल बैलेंस बनाना तभी मुमकिन है जब हम डबल एंट्री सिस्टम के रूल से हम सारी की सारी अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो अगर हम सिंगल एंट्री सिस्टम या फिर कोई भी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड फॉलो कर रहे हैं तो वी आर नॉट एबल टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस बिकॉज वी डू नॉट हैव क्या लेजर बैलेंसेस। तो हम उसको फिर यूज नहीं कर पाते हैं और क्योंकि लेजर बैलेंस अवेलेबल नहीं होते हैं हमारे पास और हम ट्रायल बैलेंस नहीं बना पाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस का बेसिक डेफिनेशन क्या हो गया सर? इट्स अ स्टेटमेंट। इट्स अ स्टेटमेंट जहां हम क्या चेक करते हैं? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर बैलेंसेस। फिर से कह रहा हूं, ट्रायल बैलेंस क्या है सर? इट्स अ स्टेटमेंट वेयर वी चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर बैलेंसेस ऑफ एन एंटिटी। तो हम लेजर बैलेंसेस ऑफ एन एंटिटी का अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं, इसलिए हम एक लेजर स्टेटमेंट बनाते हैं, इसका नाम है ट्रायल बैलेंस। तो आपको ट्रायल बैलेंस का डेफिनेशन तो समझ में आ गया होगा। एमसीक्यूज में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ट्रायल बैलेंस को लेकर के, वो यहां से क्वेश्चन हो सकते हैं। अच्छा, मैं फिर से कह दूं कि एमसीक्यूज के लिए अलग से सीरीज चलेगी हमारी सीएमए इंटरमीडिएट की, तो एकदम टेंशन रखो बॉस, मैं आपके साथ हमेशा हूं और बहुत तरह के एकदम जुगाड़ू चीज लेकर के आऊंगा जो आपके सभी चीजों में काम आएंगी और परीक्षा में नंबर गेन करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। तो डेफिनेशन की तरफ आते हैं। ट्रायल मींस टू चेक एंड बैलेंसेस, हियर मींस लेजर बैलेंसेस। ट्रायल मींस टू चेक एंड बैलेंसेस, हियर मींस लेजर बैलेंसेस। so we prepare a statement to check the ledger balances, that is called trial balance. And what is the exact use of trial balance? सर ट्रायल बैलेंस को यूज करके हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी पीएल बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट टू चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर बैलेंसेस। हमने 2-3 बार ये बात कर चुके हैं, तो हमारा डेफिनेशन जो होता है कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रायल बैलेंस या व्हाई ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड? इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि भाई ट्रायल बैलेंस बनाते क्यों हैं? तो ट्रायल बैलेंस हम पहली बात इसलिए बनाते हैं ताकि हम अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक कर पाए। पहली चीज, ताकि सारे के सारे लेजर बैलेंसेस की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ठीक है कि नहीं है। आप कहेंगे कि भैया अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को कैसे चेक करेंगे, कैसे पता चलेगा? देखो, हम डबल एंट्री सिस्टम से कोई ट्रांजैक्शन पास करते हैं, जैसे मान लो कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट से 10,000 रुपए की एंट्री पास हो गई, 10,000, ठीक है। अब ये 10,000 की जो एंट्री पास हुई है, ये एंट्री ट्रायल बैलेंस में दिखेगी लेजर के थ्रू। अब लेजर के थ्रू कैसे दिखेगी? ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है, आगे बात करेंगे, आप लोगों को ऑलरेडी सब पता भी है। लेजर के थ्रू दिखेगी। तो मैं अगर मान लो मैं बोलूं कैश का बैलेंस कितना हमारे पास में 10,000, तो कैश हमारे पास डेबिट है, तो डेबिट साइड में 10,000 आ जाएगा, और सेल्स हमारे पास क्रेडिट है और क्रेडिट साइड में भी 10,000 आ जाएगा। मैं कहूं कि भाई देखो हमने मिला दिया है इसको, 10,000 बराबर हो गया है ना, 10,000। तो कुछ इस तरह से अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक की जा सकती है। यस सर, हाँ सर, कुछ इस तरह से अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को हम चेक कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव क्या है भैया? कि अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज प्रिपेयर्ड टू इंश्योर दैट ऑल बैलेंस ऑफ लेजर्स हैव बीन प्रॉपर्ली पोस्टेड और नॉट। बोला कि सारा का सारा लेजर का बैलेंस प्रॉपर्ली पोस्ट हुआ है कि नहीं हुआ। इसका क्या मतलब हो गया? जैसे हमने क्या किया, सारा लेजर्स बना लिया, ठीक है। मान लो हमने लेजर 1 बनाया, लेजर 2 बनाया, लेजर 3 बनाया, सभी लेजर बना लिए, और उसके बाद अगर मान लो हम भूल गए, इस लेजर का बैलेंस ट्रांसफर कर दिया, इस लेजर का बैलेंस ट्रांसफर कर दिया, इसका बैलेंस ट्रांसफर ही नहीं किया, तो अगर इसका बैलेंस हमने ट्रांसफर नहीं किया, इसका मतलब है कि भाई वो हमारा मैच करेगा नहीं ट्रायल बैलेंस। इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती अराइज हो रही है। तो ट्रायल बैलेंस क्या करता है? एक तरह से चेक करता है कि देखो लेजर के बैलेंसेस पोस्ट हुए कि नहीं हुए सही, ठीक है। तो दूसरी चीज समझ में आ गया आपको। तीसरी चीज आ जाओ, इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ऑल लेजर बैलेंसेस हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड। देखो ट्रायल बैलेंस क्या है भैया? उसके अंदर सारे के सारे लेजर बैलेंसेस अवेलेबल होते हैं, और उन्हीं लेजर बैलेंसेस के थ्रू हम क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, एंड
बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये सभी के सभी लेजर बैलेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए। तो इनसे हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट। तो भाई ये हमारा इसमें भी हेल्प करता है। तो बेसिकली तीन तरह का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो गया बोलो ना। ट्रायल बैलेंस को बनाने का भैया सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या बताओ ना, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना। सबको साथ में बोलो, हाथ उठा के बोलो, प्रेम से बोलो एकदम, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना है। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है सर, ये प्रिपेयर इसलिए होता है ताकि हम चेक कर पाए कि सारा का सारा लेजर बैलेंसेस ठीक से पोस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तीसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि भैया हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना पाएंगे। तो तीनों ऑब्जेक्टिव आपको याद हो गया। पहला अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना, दूसरा क्या है लेजर बैलेंसेस पोस्ट हुआ है कि नहीं ये देखना, तीसरा क्या है, तीसरा हमारा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का भाई सबसे इकलौता जरिया यही है। तो वाई ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, आपको ये समझ में आ गया। ट्रायल बैलेंस क्या होता है आपको ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं ट्रायल बैलेंस के लिमिटेशंस पर कि क्या कमी है, ट्रायल बैलेंस में। सुनो, कमियां निकालने के लिए सब बैठे रहते हैं, आप अपनी खूबियां ढूंढो और उस पर काम करो। दुनिया तो कमियां निकालती रहेगी कि भाई ये गलत है, ये सही है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। देखो, it is true that trial balance helps to check arithmetical accuracy of books of account. However, it is not a conclusive proof that all accounting process have been carried out correctly. ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है ट्रायल बैलेंस का। ये सबसे बड़ा लिमिटेशन, और जो लिमिटेशन है वो कहता क्या है कि ठीक है, कि ट्रायल बैलेंस, एक और लिमिटेशन अपने लिख लेते हैं एक बार। एक लिमिटेशन आपने लिखा है, एक और लिमिटेशन लिख लेते हैं। एक और लिमिटेशन लिख लो, उसके बाद में मैं समझाता हूँ। ट्रायल बैलेंस can only be prepared, trial balance can only be prepared if double entry system is followed. अगर डबल एंट्री सिस्टम आप फॉलो कर रहे हैं तो ही आप ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो लिमिटेशन हमारे ट्रायल बैलेंस का। तो ट्रायल बैलेंस का लिमिटेशन क्या हो गया, दो लिमिटेशन। पहला लिमिटेशन ये है कि ट्रायल बैलेंस तो भाई बनाया जा ही नहीं सकता अगर डबल एंट्री सिस्टम प्रिपेयर से अकाउंटिंग अपने बनाई नहीं है तो। और दूसरा लिमिटेशन क्या है, दूसरा लिमिटेशन ये है कि ट्रायल बैलेंस बन गया है इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सारे अकाउंटिंग प्रोसेस सही हैं। आपके मन में सवाल उठेगा, भैया आप ये कैसे कह सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फिर समझाता हूं। तो आपके मन में ऐसा जो सवाल उठ रहा है ना, धाए धाए करके वो सारे सवाल धड़ाम धड़ाम करके गिर जाएंगे। तो गाना बन गया ना, धाए धाए धड़ाम धड़ाम। आ जाओ, सुनिए जरा। जैसे मान लो आपने ना फर्नीचर खरीदा कैश में, परचेज किया। तो आप एंट्री क्या पास करेंगे, आप एंट्री, करेक्ट एंट्री क्या पास करेंगे, करेक्ट एंट्री पास करेंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, एकदम ध्यान से समझना, टू कैश से अमाउंट है 15,000, अमाउंट है 15,000 रुपए, 15,000। तो आपने लेकिन ना रॉन्ग एंट्री पास कर दी। क्या रॉन्ग एंट्री पास कर दी, रॉन्ग एंट्री आपने पास कर दी। परचेज अकाउंट डेबिट 15,000 टू कॉइस 15,000। अब देखो, अगर मैं करेक्ट एंट्री के थ्रू बनाऊं ट्रायल बैलेंस तो कैसा दिखेगा मेरा ट्रायल बैलेंस। मैं करेक्ट एंट्री के थ्रू बना रहा हूं,
फर्नीचर आ गया डेबिट में 15,000 और कैश आ गया डेबिट में 15,000, ऐसा मतलब कैश में से माइनस हो गया 15,000, ऐसा, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, इसको इसको ना कैश की जगह मैं थोड़ा दिखाना चाहता हूँ, इसको क्रेडिटर कर लेते हैं। उधार में खरीदा तो मान लो ए लिमिटेड से खरीदा, तो ए लिमिटेड का नाम लिख दो, ए लिमिटेड, ऐसा। चलो अब देखो, अब क्रेडिटर्स का एक लिस्ट आएगा, उसके अंदर में ए लिमिटेड दिखेगा आपको 15,000, ऐसा। अगर मैं सही सही करूं तो, अगर गलत वाली एंट्री के बेसिस से मैं ट्रायल बैलेंस बना रहा हूं तो कैसा दिखेगा, देखो यहां दिखेगा फर्नीचर 15,000 डेबिट में क्योंकि एसेट है, और क्रेडिटर्स की लिस्ट बनेगी, उसके अंदर ए लिमिटेड दिखेगा 15,000 रुपया, परचेज होगा यहाँ पर, परचेज। अब देखो जो गलती हुई है वो क्या क्या है, देखो ये गलती है, यस सर। आप देख पा रहे हैं कि गलती होने के बावजूद भी हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है, कर रहा है ना, यस सर, हाँ सर कर रहा है मैच। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सबसे बड़ा इसका लिमिटेशन है ट्रायल बैलेंस का कि भाई ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, मतलब ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि अगर हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया है तो हमारा जो अकाउंटिंग प्रोसेस है दैट हैव बीन एक्यूरेटली फॉलोड, ठीक है, दैट हैव बीन एक्यूरेटली फॉलोड। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। तो फाइल ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। आइए, तो दो पॉइंट मैंने आपको समझाया लिमिटेशंस के, अच्छे से। देखो लिमिटेशन में एक और पॉइंट आप डाल लो, लिमिटेशन में एक और पॉइंट है, दो पॉइंट के बाद तीसरा पॉइंट भी डाल लो। देखो क्या है, समझाने के हिसाब से पॉइंट है ये कि सम एरर्स में क्रीप इन विद ट्रायल बैलेंस, मतलब कुछ एरर ऐसे हो सकते हैं जो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद भी दिखाई दे। जैसे मैंने आपको एक एरर बताया, ये एरर था एरर ऑफ प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल एरर है, मैं रेक्टिफिकेशन में पढ़ाऊंगा इसको, उसके चलते ये ट्रायल बैलेंस मैच कर गया, लेकिन एरर है अभी भी, एग्जैक्टली एरर वहां पर दिखाई दे रहा है। जैसे यहां पर दिखा रहा है कि एंट्री हैज नॉट बीन मेड इन द बुक्स एट ऑल फॉर ट्रांजैक्शंस, बोल रहा है कि बुक्स में कोई एंट्री नहीं हुई लेकिन फिर भी ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन की एंट्री नहीं हुई तो डेबिट में भी नहीं आया, क्रेडिट में नहीं आया, तो ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रायल बैलेंस मैच कर गया तो एरर नहीं है, भाई एरर तो है ही, क्योंकि आपने यहां पर क्या किया है, बुक्स में एंट्री पास नहीं की, इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा एरर है, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन। रॉन्ग अमाउंट हैज बीन पोस्टेड बोथ इन डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ जर्नल, बोला अगर मान लो डेबिट और क्रेडिट ऑफ जर्नल में, डेबिट क्रेडिट साइड दोनों साइड अपन रॉन्ग अमाउंट अगर पोस्ट कर देंगे, इसका मतलब रॉन्ग अमाउंट लिख देंगे, इसका मतलब भाई रॉन्ग अमाउंट लिखने से डेबिट क्रेडिट में रॉन्ग अमाउंट गया, तो रॉन्ग अमाउंट लेजर में भी गया, और रॉन्ग अमाउंट कहां चला गया, ट्रायल बैलेंस भी चला गया, तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा लेकिन फिर भी तो गलती रहेगा ही ना, तो गलती रह जाती है। नो पोस्टिंग इज मेड फ्रॉम जर्नल टू लेजर, मान लो जर्नल से आपने लेजर में कोई पोस्टिंग नहीं की, जर्नल से अगर लेजर में पोस्टिंग नहीं की तो लेजर से ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग जाएगी नहीं, इसका मतलब है कि गलती रह गई लेकिन आपने क्या किया, ट्रायल बैलेंस को मैच करा दिया। तो ट्रायल बैलेंस कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि सारी की सारी एंट्रीज सही हुई है और सारे के सारे हमारे अकाउंटिंग के प्रोसेस सही फॉलो किए गए हैं। तो ट्रायल बैलेंस फिर बेसिकली इंपॉर्टेंट किस बात का है सर, तो ये अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है, और एरर्स दिख जाते हैं ट्रायल बैलेंस बनने के बाद भी, बहुत सारे एरर्स। तो ये आपका लिमिटेशन यहाँ खत्म होता है ट्रायल बैलेंस का। तो हमने क्या पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ा, ऑब्जेक्टिव पढ़ा और लिमिटेशन पढ़ा ट्रायल बैलेंस का। नाउ अब हम आते हैं ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट पे। तो आपको परीक्षा में यही फॉर्मेट फॉलो करना है ट्रायल बैलेंस का जो मैंने यहां दिया हुआ है। ऊपर में लिखना है नेम ऑफ द एंटिटी, आप एंटिटी का नाम लिखेंगे ऊपर में। उसके बाद ट्रायल बैलेंस एज ऑन, ट्रायल बैलेंस कोई पर्टिकुलर डे को बनाया जाता है तो उस डे का नाम लिखेंगे, तारीख लिखेंगे, पर्टिकुलर डे।
ठीक है। फिर उसके बाद आपका फॉर्मेट कैसा जाएगा, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो। ओके, लेजर फोलियो क्यों दे रहे हैं, ओके, जो लेजर के बैलेंस आ रहे हैं वो किस पेज नंबर पे है अवेलेबल लेजर के अंदर में, वो देखने के लिए। उसके बाद रुपी डेबिट साइन, रुपी क्रेडिट साइन, और फिर रीमार्क्स। रीमार्क्स भी एक इंपॉर्टेंट कॉलम है और आप इसको परीक्षा में लिखेंगे रीमार्क्स को, ठीक है, बिना लिखे इस पे काम नहीं करेंगे, लिखेंगे रीमार्क्स को। तो ट्रायल बैलेंस में आइटम्स कौन कौन से आएंगे, देखो ट्रायल बैलेंस में आइटम्स बहुत सारे आते हैं, ठीक है, उन आइटम्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी, लेकिन यहां पर ब्रॉड वे में जो आइटम्स आ सकते हैं उन आइटम्स को मैं यहां लिख रहा हूं। देखो क्या क्या आइटम्स रहेंगे ट्रायल बैलेंस में। डेबिट साइड में एसेट्स आपको दिखेगा, एक्सपेंसेस आपको दिखेंगे, लॉसेस आपको दिखेंगे, क्रेडिट साइड में क्या क्या दिखेगा, और क्या दिखेगा, यहाँ पर ड्राइंग्स आपको दिख सकता है, क्रेडिट साइड में दिखेगा, कैपिटल आपको दिखेगा, इनकम्स आपको दिखेंगे, लायबिलिटीज आपको दिखेंगी, लायबिलिटीज आपको दिखेंगी, और कुछ रिजर्व्स एंड प्रोविजंस भी आपको दिख सकते हैं, रिजर्व्स एंड प्रोविजंस। कुछ रिजर्व्स एंड प्रोविजंस भी आपको दिख सकते हैं। तो हमारे पास ना ट्रायल बैलेंस के अंदर में ये आइटम्स आपको दिखेंगे, ये डेबिट में और ये आइटम क्रेडिट में, ठीक है, समझ में आ गया, ये हमारा फॉर्मेट रहेगा। अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। एक बार आप जितना कुछ ही पढ़ाया है आपको मैं 1 मिनट देता हूं, एक बार रिकैप कर लो, टेक 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट देता हूं, आप रिकैप कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ, आपने रिकैप्चुलेट कर लिया, 1 मिनट का रिकैप्चुलेशन का टाइम आपको दिया गया था मैंने। अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रायल बैलेंस में कि भाई प्रॉब्लम्स वगैरह कैसे करने होंगे या प्रॉब्लम्स कैसे आएंगे। देखना
कि ट्रायल बैलेंस में टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैसे आते हैं परीक्षा में। आपको इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, आपको उसको करेक्ट करना है। यही क्वेश्चन 5 से 10 नंबर का परीक्षा में रहेगा बस। उसके बाद में कुछ चीजें हैं जो आपको लिखनी है, जैसे ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक एंड ट्रायल बैलेंस अगर दिया रहे तो क्या होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक अगर दिया रहेगा तो ओपनिंग स्टॉक विल ऑलवेज अपीयर इन ट्रायल बैलेंस एंड क्लोजिंग स्टॉक अगर परचेज एडजस्टेड होता है तो अपीयर होगा, अदरवाइज अपीयर नहीं होगा। और ये क्या है इस पे बात मैं करूंगा, ठीक है। सुनो, मैं इस पर डिटेल में बात करूंगा। वी विल टॉक अबाउट दिस ऑन लेटर, समटाइम्स लेटर। और उसके पहले हम थोड़ा सवाल करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अभी इस पर बात नहीं करेंगे, अभी थोड़ा सा इसको विराम देंगे। आइए हम प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। और प्रॉब्लम्स में हम सबसे पहले ना एक बड़ा सा पहला वाला प्रॉब्लम लेते हैं। जो प्रॉब्लम हमारे पास में नॉर्मल सा प्रॉब्लम है, आपके स्टडी मैट का ही प्रॉब्लम है, वो दे रखा है। और उसी प्रॉब्लम के थ्रू हम वो एडजस्टेड परचेज वाला कहानी जो है वो समझेंगे। एडजस्टेड परचेज को क्यों नहीं लिखा जाता। चलो, प्रॉब्लम नंबर हमारा 1 है और उसी प्रॉब्लम के थ्रू हम एडजस्टेड परचेज को डील करेंगे। प्रॉब्लम 01 आपके स्टडी मैट का प्रॉब्लम है। फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर अकाउंट बैलेंसेस प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर सेन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया कि ये लेजर बैलेंसेस इन्होंने दे रखे हैं और उन्हीं लेजर बैलेंसेस के थ्रू हमें प्रिपेयर करना है क्या, ट्रायल बैलेंस। पार्टी का नाम क्या है, मिस्टर सेन। किस डेट में प्रिपेयर करना है ट्रायल बैलेंस, 31 मार्च 2022। तो आप यहां लिखो ऊपर में मिस्टर सेन। और यहां लिखना ट्रायल बैलेंस एज एट। फिर आप फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे एक। फॉर्मेट में सीरियल नंबर 1 होगा, उसके बाद पर्टिकुलर्स होगा, फिर लेजर फोलियो, उसके बाद डेबिट और क्रेडिट, फिर रिमार्क्स डाल देना। डेबिट अमाउंट, ये क्रेडिट अमाउंट और ये रिमार्क्स। अगर रिमार्क्स लिखने के लिए बोले, रीज़न लिखने के लिए बोले तो रिमार्क्स डाल देंगे। रीज़न लिखने के लिए नहीं बोलेगा तो रिमार्क्स डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमारे सवाल में बोला है क्या, हमारे सवाल में नहीं बोला है, तो वैसे भी हम डालेंगे नहीं रिमार्क्स। चलो ठीक है, रिमार्क्स वाले कॉलम को हटा भी देते हैं।
पहला आइटम है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है सर? इक्विटी होती है। तो कैपिटल इक्विटी है, इसका मतलब उसका ऑलवेज कौन सा बैलेंस है? उसका ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, जब उसका ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है तो हम उसको ऑलवेज कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट में ही दिखाएंगे। कैपिटल 80,000, तो आप यहाँ लिखेंगे कैपिटल 80,000। उसके बाद दूसरा आइटम है सेल्स 10 लाख, तो आप लिखेंगे सेल्स, वो भी क्रेडिट आइटम है 10 लाख। फिर हमारे पास में है एडजस्टेड परचेज। मैं इसके ऊपर छोड़ रहा हूँ, रीजन बीइंग कि हम लोग इस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसके बाद करेंगे, इसको अभी नहीं करेंगे। हाँ, करंट अकाउंट क्रेडिट, बैंक अकाउंट आपका ओपन हुआ है और बैंक अकाउंट में आपके दो तरह के अकाउंट होते हैं बेसिकली। ऐसे होते हैं, आपने बिजनेस स्टडीज वगैरह में पढ़ा होगा बचपन में, आरडी अकाउंट, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, जो भी है वट एवर इट इज। तो ये बिजनेस का अकाउंट है, इसलिए ये करंट अकाउंट है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे करंट अकाउंट, क्रेडिट दिया हुआ, इसका मतलब है ये ओडी अकाउंट है बेसिकली। यहाँ लिखो करंट अकाउंट। पेटी कैश 10,000, हमारे पास पेटी कैश का बैलेंस है 10,000। पेटी कैश सर, कैश बुक में दो तरह के कैश बुक होते हैं, एक मेन कैश बुक, एक पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक क्या होता है सर? पेटी कैशियर मतलब जो रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं, लाइक एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, लाइक चाय पानी, पान मसाला, पोस्टेज, टेलीग्राम, ट्रैवलिंग, कॉन्वेंस, ये सब छोटा मोटा खर्चा जो होता है वो सब कौन डील करता है? वो पेटी कैशियर डील करता है। ठीक है, तो पेटी कैशियर डील करता है वो सारा का सारा चीज। तो उसमें जो बैलेंस पड़ा हुआ रहता है उस बैलेंस को बोलते हैं पेटी कैश बैलेंस। ठीक है, उसके बाद क्या है, और ये हमारा कैश बैलेंस होता है बेसिकली। सेल्स लेजर बैलेंस 1,20,000 रुपये दिया हुआ। नाउ व्हाट इज दिस सेल्स लेजर बैलेंस? सेल्स लेजर बैलेंस हम लोग बोलते हैं किसको? डेटर्स को बोलते हैं। तो आप यहां लिखेंगे सेल्स लेजर बैलेंस, सेल्स लेजर बैलेंस। अच्छा, ये डेटर्स होते हैं, तो डेटर्स का ऑलवेज कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। डेटर्स का ऑलवेज कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। तो हम यहां दिखाएंगे डेबिट बैलेंस 1,20,000 रुपये, 1,20,000। उसके बाद परचेज लेजर बैलेंस 60,000। परचेज लेजर बैलेंस हम लोग किसको बोलते हैं? क्रेडिटर्स को बोलते हैं। तो क्रेडिटर्स वाले लेजर में परचेज लेजर बैलेंस, ये हम क्रेडिटर को बोलते हैं। तो यहाँ आप यहाँ क्रेडिटर्स लिख सकते हैं और इसका अमाउंट है 60,000। तो हमारे क्रेडिट साइड में 60,000 एज इन दिखेगा क्रेडिटर का बैलेंस। उसके बाद आता है सैलरीज। सैलरीज हमारे लिए खर्चा है, तो खर्चा हमारे लिए डेबिट है, तो डेबिट में दिखेगा सैलरीज। 24,000 डेबिट में दिखेगा खर्चा। मैं आपको लिस्ट ऑफ आइटम भी कराऊंगा, चिंता ना करो, लिस्ट ऑफ आइटम भी कराऊंगा। उस लिस्ट ऑफ आइटम्स में से आप बहुत सारे आइटम्स को देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपके जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, उन नॉलेज के बेसिस पर हम जितना अभी कर सकते हैं पहले हम वो अभी करेंगे। ठीक है, हाँ चलो मैं एक बार थोड़ा बैठ जाता हूँ, थोड़ा सा बहुत देर से खड़ा हूँ। ₹24,000। उसके बाद है हमारे पास में ये खत्म हो गया कैरेज इनवर्ड। तो कभी भी जब सामान खरीदते हैं तो सामान को खरीदने के टाइम पर जो हमारा भाड़ा लगता है सामान को लाने का, उसको बोलते हैं फ्रेट। ठीक है, और फ्रेट जो है जैसे जहां से फ्रॉम द प्लेस ऑफ परचेज टू द प्लेस ऑफ आर प्लेस, ठीक है, करंट प्लेस तक हम लाने का खर्चों का बोलते हैं
फ्रेट, वो लेकिन आउटसाइड द सिटी से होता है। अगर विद इन द सिटी मान लो हम परचेज कर रहे हैं तो कुछ आएगा तो उसको हम लोग कैरेज इनवर्ड बोल सकते हैं, ठीक है। तो कैरेज इनवर्ड हमारा क्या हो गया, खर्चा हो गया इनवर्ड। कितना रुपया है कैरेज इनवर्ड का अमाउंट, 4000। ये 4000 खर्चा है इसलिए डेबिट में दिखेगा। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड 6000। सर कैरेज आउटवर्ड क्या होता है, सामान को भेजने का खर्चा। सामान को भेजने का खर्चा मतलब अगर हम सेल कर दिए, सेल में डिलीवरी जो हम देंगे सामने वाले बंदे को उसका खर्चा है, तो ये कैरेज आउटवर्ड है, ये भी हमारा खर्चा है, कैरेज आउटवर्ड। ये भी हमारा एक्सपेंस ही है, और जब ये एक्सपेंस है तो हमें ये कहाँ दिखेगा, डेबिट साइड में दिखेगा 6000। 6000 करेक्ट। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर समझ में आ रही है। डिस्काउंट अलाउड इट्स अ काइंड ऑफ एक्सपेंस और लॉसेस, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड भी हम कहाँ दिखाएंगे सर, डेबिट में दिखाएंगे डिस्काउंट अलाउड। देखो मैं इसकी गहराई में नहीं जा रहा हूँ, रीजन बीइंग कि आपको ऑलरेडी पता है, आप बच्चे नहीं हैं, आप सीएमए इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं, तो आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है, फिर भी मैं इसका लिस्ट आपको दूंगा। 10,000, उसके बाद बिल्डिंग 80,000। बिल्डिंग 80,000, बिल्डिंग हमारा क्या है, एसेट है भैया, तो बिल्डिंग 80,000 हम दिखाएंगे, 80,000 डेबिट में दिखाएंगे क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एसेट है। मैं एकदम बेसिक सवाल कर रहा हूँ ताकि आपको पहले ना वो आपके पास अंदर आ जाए, क्या बोलते हैं उसको, फ्लो। अरे निकिता निकिता सुनो ना, उसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अगर मान लो कोई एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, अगर कोई एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब खर्चा जो है वो बकाया है, हमने पेमेंट नहीं किया है। अगर खर्चा बकाया है, हमने पेमेंट नहीं किया है, इसका मतलब खर्चा बकाया हमने पेमेंट नहीं किया है, इसका मतलब भैया वो लायबिलिटी है हमारे लिए। अगर लायबिलिटी हमारे लिए है तो अरे थोड़ा पानी पी रहा था मैं, तो सॉरी, चलो तो तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब हमने खर्चे कर दिए हैं लेकिन हमने पेमेंट नहीं किया है, तो खर्चे का जो अमाउंट है वो बाकी है, बकाया है, देना देना है अभी। तो भैया अगर हम ये खर्चों का पैसा देना है, इसका मतलब हमारे लिए क्या है, LIABILITIES, लायबिलिटीज। तो हम यहां लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितना रुपया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, 10,000। और ये लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे इसको हम। उसके बाद हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस कितना सर, 2000। प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब हमने खर्चों का खर्चे हैं जो वो एडवांस में दे दिए, तो एडवांस में अगर मैं किसी को खर्चा दे दूं तो हमारे लिए क्या होगा, एसेट ही होगा। और आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं फाउंडेशन, तो आपको बहुत सारा छोटी छोटी चीजें पता है आपको, तो ठीक है, तो इसलिए मैं इसमें इतना माथा नहीं लगा रहा हूँ। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस इंश्योरेंस है ना, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है, 2,000 रुपया, 2,000 डेबिट में। उसके बाद आता है डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर, लेकिन हमारे पास हमारा एक्सपेंडिचर तो है ही है, ये भी क्या है, डेबिट में आएगा। कितना रुपया है, 4,000। उसके बाद हमारे पास क्या है, कैश एट बैंक 80,000। हमारे पास बैंक में पैसा पड़ा हुआ है हमारा अकाउंट में, तो कैश एट बैंक अमाउंट कितना है, 80,000। अमाउंट है 80,000। उसके बाद लोन अकाउंट है 66,000 क्रेडिट में।
यहाँ लिखेंगे लोन अकाउंट क्रेडिट 66,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 20,000। तो पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 20,000। उसके बाद क्या है, बैड डेट रिकवर्ड 2,000। बैड डेट रिकवर्ड इट्स अ काइंड ऑफ, अभी हम लोग बैड डेट रिकवरी चैप्टर पढ़े हैं, तो बैड डेट रिकवर्ड इट्स अ काइंड ऑफ इनकम, और वो इनकम हमारा क्रेडिट साइड में ही दिखेगा। स्टॉक एट 31/3/22 1,20,000 रुपये, इसको भी एक बार छोड़ दो चार मार करके, ये क्लोजिंग स्टॉक है। इंटरेस्ट रिसीव 10,000, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग इंटरेस्ट रिसीव 10,000, ये भी हमारा इनकम है। उसके बाद अक्रूड इंटरेस्ट, मतलब हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है, मिला नहीं है। अक्रूड इंटरेस्ट कितना, 4,000, तो हम यहां लिखेंगे अक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 4,000, वो हमारा एसेट है, तो हम डेबिट में दिखाएंगे उसको। उसके बाद इन्वेस्टमेंट 20,000, इन्वेस्टमेंट हमारा क्या है सर, इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट है, तो इन्वेस्टमेंट हम दिखाएंगे डेबिट में 20,000। उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट 1/4/21 को 6,000 रुपया एंड जनरल रिजर्व 20,000। तो मैंने बोला था प्रोविजंस और रिजर्व्स आपको दिखेंगे, तो उसको आप कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट में दिखाएंगे। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट 1/4/21, अमाउंट कितना है 6,000, और जीआर हमारा है 20,000। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व 20,000, ये भी क्रेडिट में दिखेगा क्योंकि ये हमारा रिजर्व्स है, प्रॉफिट का पार्ट होता है। बाकी सब कुछ कंप्लीट हो गया। दो आइटम हमने छोड़ रखा, एडजस्टेड परचेज और एक क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, ये क्यों छोड़ रखा है, इस पे अभी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, नाउ एडजस्टेड परचेज क्या होता है, इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मान लो ये परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट है। परचेज अकाउंट में अगर मान लो यहाँ 4 लाख रुपया पड़ा हुआ है, ठीक है, हमने परचेज किया 4 लाख रुपया, तो कैश में परचेज किया है, या फिर मान लो क्रेडिटर से परचेज किया है 4 लाख रुपया, 2,40,000, ठीक है, टोटल। तो अभी क्या करना होगा, ये 4 2 6 6,40,000 रुपये हमारे पास हो गया परचेज। अगर मैं इसको बैलेंस डी करूँ तो 640 दिखेगा। हाँ सर, 640 दिखेगा, ओके ठीक है। जब ट्रायल बैलेंस बनेगा तो वहां पर परचेज कितना दिखेगा, 640, 6,40,000, ऐसा। परचेज कितना दिखेगा, 6,40,000। अब अब समझो, इसी 6,40,000 के परचेज में से 1,40,000 रुपए का गुड्स बच गया, मतलब ये स्टॉक लेफ्ट, ये बिका नहीं, स्टॉक लेफ्ट। तो अगर ये 1,40,000 का स्टॉक लेफ्ट है, तो हमको ये 1,40,000 रुपया जो है वो दिखाना पड़ेगा कहां पर, ट्रेडिंग अकाउंट में, यहां पर, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में, यहां पर, ठीक है, ओके। लेकिन
वो जो 1,40,000 का स्टॉक लेफ्ट है, उसकी कहीं रिकॉर्डिंग नहीं हुई, कहीं एंट्री नहीं हुआ, उसकी कहीं रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, कहीं एंट्री नहीं हुआ, बस वो स्टॉक पड़ा हुआ है। जैसे आपने 6,40 का माल खरीदा और उसमें से 5 लाख का माल बेच दिया, बचा कितना? 1,40। तो वो 1,40 का माल का कोई एंट्री ट्रांजैक्शन हुआ क्या? नहीं, वो बचा हुआ है, बस बचा हुआ आपको दिखाई दे, वो 1,40 का माल बचा हुआ है, अच्छा ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, ऐसा। ठीक है, तो बचा, अब जब जिस चीज की कोई एंट्री नहीं होती, अगर किसी चीज की कोई एंट्री नहीं होगी, इसका लेजर नहीं खुलेगा, तो फिर वो ट्रायल बैलेंस में कैसे दिखेगा? दिखेगा क्या? एकदम नॉर्मल सी बात है, ट्रायल बैलेंस में वही चीजें दिखती हैं जिनका लेजर वगैरह प्रिपेयर किया गया होता है। जिसका लेजर बनाया ही नहीं गया है, वो ट्रायल बैलेंस में कैसे दिखेगा? तो अगर वो मान लो ट्रायल बैलेंस में नहीं दिख रहा है, अगर वो ट्रायल बैलेंस में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उसका लेजर प्रिपेयर्ड नहीं है। अच्छा, अगर लेजर प्रिपेयर्ड नहीं हो, ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखेगा, ये एकदम साफ साफ बात हो गई। तो इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखता है। पहली बात आपको समझ में आ गई अच्छे से? ओके। दूसरी बात, तो अगर ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखता है क्लोजिंग स्टॉक, तो कब वो समय आएगा जब ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा? तो मैं वो समय लेकर के आ रहा हूं। देखो, इस बाई बैलेंस सीडी को ना करके यहां पर अगर मैं बाई क्लोजिंग स्टॉक कर दूं, बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना? बोलो, 1,40,000। तो इसका मतलब है कि इसका जो बाई बैलेंस सीडी होगा, बैलेंस सीडी, ये परचेज का, वो कितना होगा? 5 लाख रुपया, ऐसा, 5 लाख। तो अगर मैं यहाँ परचेज दिखाऊंगा तो उस वक्त कितना दिखेगा? 5 लाख। जबकि हमने परचेज टोटल कितने का किया? 6,40,000। तो भैया परचेज तो 1,40,000 से कम दिख रहा है, तो हम क्या करें इसको? तो इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक का लेजर खुल गया है। तो क्लोजिंग स्टॉक के लेजर में क्या दिखेगा? ये क्लोजिंग स्टॉक का लेजर आ गया। अब क्लोजिंग स्टॉक के लेजर में आएगा टू परचेज 1,40। अब यहां होगा बाई बैलेंस सीडी 1,40। अब बाई बैलेंस सीडी हो गया, मतलब टू बैलेंस बीडी, मतलब ये एसेट बन गया। तो यहां पे क्लोजिंग स्टॉक हमको दिखाना पड़ेगा 1,40,000। अब देखो, दोनों मिला के 6,40 हुआ, बराबर हुआ? हाँ सर, बराबर हुआ। इसलिए बोलते हैं कि अगर परचेज एडजस्टेड रहेगा तो हमें क्लोजिंग स्टॉक पीएल ट्रेडिंग क्या बोलते हैं इसको, ट्रायल बैलेंस में दिखाना पड़ता है। अब बात समझ में आ रही है अच्छे से? यस, अच्छे से समझ में आ रही है। तो इसके लिए हम नोटिंग भी लिखेंगे, मैंने आपको समझा जरूर दिया अच्छे से एकदम। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? हमारे सवाल में क्या दे रखा है? एडजस्टेड परचेज 8 लाख। तो आपको पता है कि 8 लाख का जो एडजस्टेड परचेज है, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू पहले से उसमें से घटा दिया गया है। तो घटा दिया गया तो क्लोजिंग स्टॉक को भी लिखना पड़ेगा, एडजस्टेड परचेज को भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो यहां लिखो एडजस्टेड परचेज, 8 लाख। फिर क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख, और सॉरी कितना है वो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है? 1,20,000, 1,20,000। अब आप इसको टोटल कर लो भैया, कितना आ रहा है वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आइए हम टोटल कर लेते हैं। ये निकालो, टोटल करने के लिए इतना बड़ा आइटम है, इसमें टोटल करने में बहुत दिक्कत होगा। 80,000 प्लस 10 लाख प्लस 10,000 प्लस 60,000 प्लस 10,000 प्लस 66,000 प्लस 20,000 प्लस 2,000 प्लस 10,000 प्लस 26,000, 12,84,000। एक साइड का आ गया 1284। दूसरा 10,000 प्लस 1,20,000 प्लस 24,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000 प्लस 10,000 प्लस 80,000 प्लस 2,000 प्लस 4,000 प्लस
80,000 प्लस 4,000 प्लस 20,000 प्लस 8 लाख प्लस 1,20,000 1284। ये दोनों साइड हमारे बराबर हो गए। मैं एडजस्टेड परचेज पे डिटेल्ड नोटिंग अगले क्लास में लिखवा दूंगा, ठीक है, अभी नहीं लिखवाऊंगा, लेकिन अभी आप थोड़ा सवाल बनाओ और फ्लो लेकर के आओ। तो एक सवाल हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, और इसमें ना नोटिंग प्लीज फाइंड अ नोट, इसमें नोट एक दे देना, ठीक है, यहाँ लिखना नोट एज परचेज is adjusted, hence closing stock will also appear in TB. क्लोजिंग स्टॉक विल ऑल्सो अपीयर इन टीबी। तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में हमें दिखेगा भाई, हाँ, ऐसा। ठीक है, तो हमारा ये पहला सवाल हुआ। अब हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो हमारा एक और सवाल है हमारे पास में, उस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। कुछ नोटिंग्स है जो मैं लिखवाऊंगा अगले वाले क्लास में, इस वाले क्लास में नहीं। लिखो प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम 02। आपके ICMA स्टडी मैट का प्रॉब्लम है, सारा का सारा प्रॉब्लम मैं ICMAI स्टडी मैट का ही करा रहा हूँ। द गिवन ट्रायल बैलेंस ऑफ MM बेकरी फॉर द क्वार्टर जनवरी टू मार्च 2022। बोला कि MM बेकरी एक कंपनी है, उसके जनवरी से मार्च क्वार्टर का उसने ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, और वो ट्रायल बैलेंस बनाया कौन है? इंटर्न ने बनाया है, और ये ट्रायल बैलेंस है उनका। वो कह रहा है कि यू आर द सीनियर अकाउंटेंट ऑफ द कंसर्न एंड हैड बीन गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक द सेम एंड रीड्राफ्ट इफ रिक्वायर्ड। तो आप सीनियर अकाउंटेंट होने के नाते आपको ये दिया गया है बनाने के लिए कि भाई आप इसको रीड्राफ्ट करिए और रीड्राफ्ट करके बताइए कि सब सही है या नहीं है, ठीक है, आपको ये बताना है। चलिए, तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये है कुछ इस तरह। हम ये प्रॉब्लम को अपने हिसाब से देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम एक पहले ट्रायल बैलेंस, हम यहाँ नाम लिख लेंगे MM बेकरी। आप नाम लिख लो MM बेकरी। अब MM बेकरी नाम लिखने के बाद क्या करना है प्यारे बच्चों? और जब जब आपको रीड्राफ्ट करने के लिए बोल, मैं और नोटिंग्स कुछ लिखवाऊंगा इस पे, अगले क्लास में लिखवाऊंगा। इस क्लास में बस थोड़ा सवाल करा रहा हूँ आपसे, ताकि आपका थोड़ा सा मनोबल जो है ना वो स्ट्रांग हो जाए, ट्रायल बैलेंस को लेकर के आप सवाल को अच्छे से कर पाए, ठीक है। यहाँ लिखना ट्रायल बैलेंस एज ऑन, कब का है ये? 31 मार्च 22। देखो, जब भी वो रीड्राफ्ट करने के लिए बोले ट्रायल बैलेंस को, तब तब आप उसको रीजंस जरूर देना। उससे क्या होगा कि आपके नंबर में इजाफा रहेगा।
रिमार्क्स, क्योंकि रीड्राफ्ट कर रहे हैं तो क्या गलती है और किसके चलते आप उसको चेंज कर रहे हैं, वो रीजन आपको देने जरूरी है, ठीक है। हाँ आइए, सबसे पहले क्या रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना का, 7,50,000। नाउ यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मैं इन सब पे नोटिंग लिखवाऊंगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 7,50,000। ये एडजस्टेड परचेज ही है, समझ लो, ये एडजस्टेड परचेज ही है, ऐसा समझ लो, ठीक है। एक्सपेंस यानी एक्सपायर्ड कॉस्ट भी इसको बोल सकते हैं आप। क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000 रुपया। भैया अगर एडजस्टेड परचेज दिया है तो क्लोजिंग स्टॉक भी बुक्स में दिखाना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000, और ये डेबिट साइड में ही दिखेगा, इसको बोलेंगे एसेट। उसके बाद डेटर्स है 1,00,000, ये देखो, ये इसका मतलब ये गलती किया है इसने, ये गलती किया है, दो गलती पकड़ में आ गई। 1,80,000 डेटर्स, तो डेटर्स कहाँ दिखेंगे, डेबिट साइड में दिखेंगे। तीसरा आइटम है सन्ड्री डेटर्स, अमाउंट कितना है डेटर्स का, अमाउंट है 1,80,000 रुपया, तो 1,80,000 रुपया डेबिट में दिखेगा। फिर आया सन्ड्री क्रेडिटर्स 90,000 रुपया, क्रेडिट में लिखा हुआ वो सही है उनका। तो चौथा आइटम है सन्ड्री क्रेडिटर्स, 90,000 रुपया, ये एसेट रहा और ये लायबिलिटी रही, ठीक है। तो ऐसे करके करना आपको, देखो मैं सवाल कराया जा रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। फिक्स्ड एसेट 1,50,000, तो हमारा फिक्स्ड एसेट कहाँ दिखेगा, 5 नंबर है, फिक्स्ड एसेट 1,50,000 रुपया डेबिट में दिखेगा, ये एसेट है। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक 1,80,000 रुपया, 6 नंबर, ओपनिंग स्टॉक 1,80,000 रुपया। क्या ओपनिंग स्टॉक यहां दिखना चाहिए क्या, ये बताओ मेरे को, ओपनिंग स्टॉक यहां दिखना चाहिए क्या। सर ओपनिंग स्टॉक यहां नहीं दिखेगा, ठीक है। मैं इसको ऐसे काट रहा हूं ताकि आपको ऐसा समझ में आए कि यहां नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, रीजन अगले क्लास में जानेंगे, इस क्लास में नहीं, अभी मैं बस सवाल करा रहा हूं। 6 नंबर, उसके बाद क्या है, क्योंकि परचेज जो एडजस्टेड परचेज है ना, उसके अंदर में सारा कुछ चला गया है, इसीलिए वो नहीं दिखेगा, मैं बता दूंगा आपको, रीजन बता दूंगा। एक्सपेंसेस 60,000 इसमें क्रेडिट में दिखाया, यानी गलत है, तो एक्सपेंसेस 60,000 रुपया, हमारे 60,000 के एक्सपेंस है। $60,000 डेबिट में। उसके बाद सेल्स 9 लाख का है, कैपिटल 270 का है, सेल्स हमारा 9 लाख का, क्रेडिट में दिखेगा 9 लाख, ये एक्सपेंस हो गया, ये इनकम हो गया, और ये क्या है, कैपिटल 270, 2,70,000, ये है इक्विटी। अब ये बनके तैयार हो गया, ठीक है। क्या क्या आइटम नहीं आया है नोट में लिखने का, देखो यहाँ लिखो, नोट, पहला नंबर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। दैट्स वाई क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्ड एंड ओपनिंग स्टॉक डिड नॉट, ठीक है। तो आप ऐसा बंद कर लो और आप यहाँ पर अपना डेबिट क्रेडिट बराबर कर लो, वो कितना होता है ये हमें देखना पड़ेगा। आइए हम देखते हैं।
7 एक 8 एक 9 9 एक 10 10 10 10 10 750 प्लस 120 प्लस 180 प्लस 150 प्लस 60, हमारा आ रहा है 1260। इधर देखो 90 प्लस 9 लाख प्लस 270 1260, तो ये भी हमारा 12,60,000 ही आ रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे 12,60,000 एंड फिर लिखेंगे 12,60,000। ठीक है, ये दोनों 12,60,000 12,60,000 आ गए। तो अभी जो हमारा प्रॉब्लम है ये भी कंप्लीट हुआ। तो अभी ट्रायल बैलेंस मैंने आपको 2 प्रॉब्लम ट्रायल बैलेंस में कराए हैं अच्छे से एकदम। ठीक है, हम लोग अगले वाले क्लास में क्या करेंगे, थोड़ी नोटिंग्स करेंगे थोड़ी सी, और सारे के सारे प्रॉब्लम्स जितने भी परीक्षा में आए हुए हैं वो सभी प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय, गुड नाइट।